हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो सीरीज बन रही है आपके प्रैक्टिकम की फाइल बनाने के लिए, उस वीडियो सीरीज में जो बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के प्रथम सेमेस्टर के जो छात्राध्यापक हैं उनके लिए ये सीरीज बनाई जा रही है। इस सीरीज में आपको विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर देवेंद्र यादव जी ने प्रस्तावना कौशल और दृष्टांत व्याख्या कौशल के विषय में दो वीडियो आपके ग्रुप में पड़े होंगे और उसके इंट्रोडक्शन के विषय में मेरे भी वीडियो ग्रुप में पड़े हुए हैं ऑलरेडी। उसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और उस वीडियो में जो कंटेंट या विषय वस्तु व्हाइट बोर्ड पे अंकित किए गए हैं उसको देखकर आप लोग उसी तरह से अपनी कॉपी बनाइएगा प्रैक्टिकम की। तो इसमें हम थोड़ा सा और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आपको मैंने पहले ही रिमाइंड किया कि देवेंद्र सर ने प्रस्तावना कौशल और व्याख्या कौशल के दो वीडियो ऑलरेडी ग्रुप में डाले हुए हैं। उसके बाद अब तीसरे कौशल की हम बात करेंगे जो आपका सिलेबस है बीएड प्रथम सेमेस्टर का। उसमें देखिएगा जो ईपीसी 1 है उस पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस इन कोर टीचिंग स्किल्स। तो जो प्रैक्टिस इन कोर टीचिंग स्किल्स है यानी जो प्रमुख शिक्षण कौशल हैं उनके अभ्यास के विषय में यह ईपीसी की फाइल बनाई गई है। तो जो प्रमुख कौशल हैं उसमें से 8 कौशल का हम लोगों ने चुनाव किया है और उसमें से 2 कौशल की वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, प्रस्तावना कौशल और व्याख्या कौशल। आज हम लोग तीसरे कौशल के विषय में चर्चा करेंगे, इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल, या जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टांत कौशल या इलस्ट्रेशन स्किल। तो सबसे पहले जब हम दृष्टांत कौशल की बात करते हैं तो दृष्टांत कौशल मतलब एक तरह से सामान्य रूप में आप समझिए कि उदाहरण देना। तो उदाहरण विथ एग्जाम्पल्स जब हम किसी विषय वस्तु की व्याख्या करते हैं तो इस कौशल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल और हिंदी में लिखा हुआ है दृष्टांत व्याख्या का अर्थ। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी बनाइएगा तो कौशल का नाम लिखिएगा, किस कौशल के संदर्भ में आप वो प्लान बना रहे हैं, और उसके बाद इस अर्थ को लिखिएगा। इस अर्थ के अंतर्गत ये बताया गया है कि दृष्टांत व्याख्या का अर्थ क्या होता है। तो देखिए व्हाइट बोर्ड पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। इस पर लिखा हुआ है कक्षा में कठिन विचार, अमूर्त तथ्य एवं भावों को शिक्षक सरल बनाकर छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। अर्थात शिक्षक कोई नियम अथवा सिद्धांत को बोधगम्य एवं रोचक बनाने हेतु उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग करके उनकी पुष्टि उदाहरणों के द्वारा करता है। उदाहरणों की सहायता से ही नियम अथवा सिद्धांत का सामान्यीकरण करता है। यानी इस कौशल में एक जो प्रशिक्षु है या जो टीचर है वो किस कौशल को विकसित करता है, तो दृष्टांत कौशल को। आप जानते हैं कि जब कोई टीचर पढ़ाता है, जब अपनी वास्तविक शिक्षण करता है तो उस शिक्षण में वह अलग अलग कौशलों का प्रयोग करता है। आपने व्यवहारिक जीवन में भी अपने एकेडमिक पीरियड में देखा होगा कि बहुत से शिक्षक छात्रों के सम्मुख जब क्लास में आते हैं तो जब अपने किसी सिद्धांत या विषय वस्तु या संप्रत्यय की व्याख्या करनी होती है, इलस्ट्रेशन करना होता है, तो उसकी व्याख्या को रोचक और सुगम बनाने के लिए और बोधगम्य बनाने के लिए उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं। यानी उदाहरणों के द्वारा विषय वस्तु को या संप्रत्यय को या सिद्धांतों को या नियमों को जिसकी वो व्याख्या करते हैं उसको पुष्ट करते हैं। और आप देखते हैं कि जब शिक्षक उदाहरण के द्वारा किसी संप्रत्यय को स्पष्ट करता है या सिद्धांत को स्पष्ट करता है तो एक छात्र के लिए उसको आत्मसात करना या उसका बोध करना या उसको समझना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान हो जाता है।
तो इसमें आप देखिए दृष्टांत व्याख्या के अर्थ में भी यही समझाया गया है कि कक्षा में जो कठिन विचार होते हैं, आप जानते हैं कि बहुत से जो सिद्धांत होते हैं, विचार होते हैं या अमूर्त तथ्य होते हैं, वह बोधगम्य नहीं होते, उनको आसानी से समझा नहीं जा सकता है। तो टीचर जो है कक्षा में कठिन विचार, अमूर्त तथ्य एवं भावों को सरल बनाकर छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। अब टीचर जो है वो कठिन विचार या अमूर्त तथ्य भावों को सरल बनाकर छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। उसमें अनेक विधियों का उपयोग करता है, प्रविधियों का। उन्हीं प्रविधियों में वह उदाहरणों का भी या दृष्टांतों का भी प्रयोग करता है, जिससे कि विषय वस्तु सरल हो सके। और जैसे इसमें देखिए अमूर्त तथ्य मतलब क्या होता है? जो चीजें भौतिक रूप में आपके सम्मुख उपस्थित न हो, बल्कि आप अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में, अचेतन मन में या अचेतन मन में जिसको सोचते हैं और उसकी प्रतिमा बनाते हैं, कल्पना करते हैं, उन तथ्यों के बारे में उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करना विषय वस्तु को। यानी अमूर्त तथ्य को सरल कैसे बनाएगा? अमूर्त तथ्य आप जानते हैं कि कोई भी भाव या विचार अगर मन मस्तिष्क में हो तो आप उसको ठीक तरीके से समझा नहीं सकते दूसरे को। तो अगर उदाहरणों की सहायता से अमूर्त तथ्यों को अध्यापक समझाता है तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो और प्रभावी बन जाता है और बोधगम्य बन जाता है। अर्थात यानी शिक्षक कोई नियम अथवा सिद्धांत को बोधगम्य एवं रोचक बनाने हेतु तो उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग करके उसकी पुष्टि उदाहरणों के द्वारा करता है। पुष्टि करना उदाहरणों के द्वारा, यानी कोई टीचर जब कोई विषय वस्तु संप्रत्यय या सिद्धांत की व्याख्या करता है तो उदाहरणों को जब उस देता है, उसके सम्मुख रखता है छात्रों के सम्मुख, तो उसको फीडबैक प्राप्त होता है कि वास्तव में छात्रों ने उस संप्रत्यय का बोध कर लिया है कि नहीं कर लिया है, या उदाहरणों का संबंध अपने सिद्धांत या विषय वस्तु से स्थापित कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो यानी उसकी पुष्टि भी मिल जाती है कि हाँ, छात्रों ने उसका बोध कर लिया है। क्योंकि जब उदाहरण देता है तो छात्रों का जो रिस्पांस मिलता है वो ज्यादा पॉजिटिव मिलता है। तो ये पुष्टि हो जाती है शिक्षक के लिए कि छात्रों ने दृष्टांत की सहायता से विषय वस्तु का या सिद्धांत का बोध कर लिया है। और उदाहरणों की सहायता से नियम अथवा सिद्धांत का सामान्यीकरण करता है। या उदाहरणों की सहायता से नियम और सिद्धांत का सामान्यीकरण करना, सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन करना, यानी कोई भी सिद्धांत और नियम है वह सभी छात्रों के अनुसार बोधगम्य हो। यानी सभी छात्र उस नियम और सिद्धांत को उदाहरणों की सहायता से पुष्ट करके उसको समझ सके। यानी कोई एक विशिष्ट छात्र या कुछ समूह के से वो केंद्रित न होकर सभी के साथ सामान्य रूप से बोधगम्य हो जाए, यानी वो उसका सामान्यीकरण हो जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस सेंटेंस का या वाक्य का प्रयोग किया गया है, उदाहरणों की सहायता से ही नियम अथवा सिद्धांत का सामान्यीकरण करता है। सामान्यीकरण करना यानी सभी व्यक्तियों के लिए उस सिद्धांत या तथ्य को बोधगम्य बनाना। अब ये देखिए दृष्टांत व्याख्या कौशल के गुण। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। दृष्टांत व्याख्या कौशल के गुण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं? तो देखिए इसमें जब भी हम इस कौशल का प्रयोग करते हैं तो ये जो 5 बिंदु दिए हैं ये मुख्य रूप से इसके विशेषताओं के रूप में प्रकट होते हैं। पहला है दृष्टांत पाठ के उद्देश्यों से संबंधित हो। यानी जो उदाहरण एक टीचर देता है या दृष्टांत देता है विषय वस्तु की व्याख्या करने हेतु, वह उद्देश्य से संबंधित हो। यानी जिस उद्देश्य को या विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टीचिंग की जा रही है, उस उद्देश्य को उदाहरणों की सहायता से प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी जब तक जो उदाहरण है वह उद्देश्यों से संबंधित नहीं होगा, तब तक जाहिर सी बात है कि उस विशिष्ट उद्देश्य को भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम उदाहरणों को प्रकट करें या उदाहरणों की अभिव्यक्ति करें छात्रों के सम्मुख, तो यह ध्यान रखें कि वह उदाहरण या दृष्टांत जो है वह उस
टॉपिक या प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित हो। दूसरा क्या है, दृष्टांत पूर्व ज्ञान एवं छात्रों के स्तर के हों, यानी दृष्टांत या उदाहरण जो हैं वह छात्रों के पूर्व ज्ञान या स्तर के हों। इसका मतलब क्या होता है, क्या हम समझें? तो इसको आप इस रूप में समझिए कि जब भी एक छात्राध्यापक या कोई टीचर छात्रों के सम्मुख उदाहरणों को प्रस्तुत करता है किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, तो यह ध्यान रखता है कि वह जो उदाहरण हो वो छात्रों के परिपक्वता स्तर, उनके उनके जीवन विषय या जीवन की जो परिस्थितियां हैं या जिस माहौल में वो पले बढ़े हैं उनसे संबंधित हो, और छात्रों के मानसिक स्तर के भी अनुकूल हो। मानसिक स्तर का ध्यान हम जब देते हैं तो एक चीज सबसे पहले दिमाग में रखना चाहिए कि किस कक्षा के छात्र को हम पढ़ा रहे हैं। जिस कक्षा के छात्र के लिए हम टीचिंग कर रहे हैं, हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि उसकी मैच्योरिटी लेवल या मेंटल मैच्योरिटी कितनी होगी, उसके अनुसार ही हम उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे या दृष्टांतों को प्रस्तुत करेंगे। तो दो बातें निकल के आती हैं कि पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, छात्रों के स्तर के से संबंधित हो, या उनके स्तर के लेवल के अकॉर्डिंग हो दृष्टांत। अब तीसरा जो है मुख्य संप्रत्यय से संबंधित हो। ये मुख्य संप्रत्यय मतलब जिस सिद्धांत, नियम, अमूर्त तथ्य या विषय वस्तु की व्याख्या हम कर रहे हैं उसके मूल अवधारणा से वह दृष्टांत या उदाहरण संबंधित होना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारा उदाहरण जो है हमारे मूल प्रकरण या टॉपिक या संप्रत्यय से अलग हटकर कोई तथ्य प्रस्तुत करे। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो दृष्टांत हो वह जो हमारा जो संप्रत्यय है या सिद्धांत है या जो नियम है उससे रिलेटेड होना चाहिए। दृष्टांत रोचक हो। कभी कभी क्या होता है कि टीचर जब कोई उदाहरण देता है तो उस उदाहरण को वह रोचक ढंग से नहीं प्रस्तुत कर पाता, या स्वयं उदाहरण का जो तथ्य होता है वह रोचक नहीं होता है। छात्रों को कोई उदाहरण रोचक तब लगता है जब उस उदाहरण की जो विषय वस्तु हो वह छात्रों के मैच्योरिटी लेवल या उनके आसपास के जीवन परिस्थितियों से या जो उनका पूर्व ज्ञान हो उससे संबंधित हो। अगर उससे संबंधित है तो जाहिर सी बात है कि छात्रों के लिए वह दृष्टांत या उदाहरण भी रोचक प्रतीत होगा। फिफ्थ जो है, दृष्टांतों में विविधता हो। दृष्टांत विविध होते हैं, होने चाहिए, या उदाहरण विविध होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। कभी कभी टीचर जब उदाहरणों को प्रस्तुत करता है, दृष्टांत को प्रस्तुत करता है किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने हेतु, तो वह एक ही पैटर्न पे उदाहरणों को देता है या एक ही क्षेत्र से रिलेटेड उदाहरणों को देता है। तो हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम दृष्टांत का प्रयोग करें तो उसके क्षेत्र अलग अलग हो, उसकी विषय वस्तु अलग अलग हो, छात्रों के अलग अलग जीवन के अलग अलग पहलुओं से संबंधित हो, अलग अलग ज्ञान से संबंधित हो। तो ऐसे जो उदाहरण होंगे वह छात्रों के लिए अलग अलग तरह से प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे छात्रों की रुचि उदाहरणों से बनी रहेगी या उदाहरणों से वह कनेक्ट रहेंगे। तो ये जो 5 बिंदु हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। अब देखिए जो मुख्य इसका जो मुख्य बिंदु है वह दृष्टांत व्याख्या कौशल के प्रमुख घटक। अब इसके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो देखिए घटकों के आधार पर ही जो कौशल, कोई भी कौशल हो उसकी प्रैक्टिस होती है, उसका जो प्लान है वो बनता है, योजना बनती है, पाठ्य योजना जो बनती है सूक्ष्म शिक्षण की वो घटकों के अकॉर्डिंग ही बनती है। तो इसलिए माइक्रो टीचिंग में या सूक्ष्म शिक्षण में हम चाहे जिस कौशल पे आधारित लेसन प्लान बनाएं उसमें घटकों का प्रमुख योगदान होता है, यही उसके पूरे प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। तो पहला क्या है, सरल उदाहरणों का चयन एवं निर्माण। जाहिर सी बात है कि
उदाहरण या दृष्टांत जो होने चाहिए वो सरल होने चाहिए। सरलता का परिप्रेक्ष्य, सरलता की बात जब भी हम करते हैं तो उसको इस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं कि छात्रों के मैच्योरिटी लेवल और उनके जीवन परिस्थितियों या पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। तो सरल उदाहरणों का चयन एवं निर्माण पहला घटक है। दूसरा घटक है विचारों एवं संप्रत्ययों से संबंध उदाहरण का प्रयोग, यानी जो भी विषय वस्तु संप्रत्यय या सिद्धांत या नियम जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं उससे संबद्ध उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, यानी उसी से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा जो उदाहरण है, जिस टॉपिक या प्रकरण को हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है या जो संप्रत्यय है उससे संबंधित न हो। तो हमेशा अपने टॉपिक से रिलेटेड उदाहरण ही छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करने चाहिए। इसीलिए इस दूसरे घटक का निर्माण किया गया है, विचारों एवं संप्रत्ययों से संबंध उदाहरण का प्रयोग। तीसरा क्या है, रुचिकर उदाहरणों का चयन एवं निर्माण। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि हमेशा उदाहरणों का चयन रुचिकर होना चाहिए और उसका निर्माण भी रुचिकर ढंग से करना चाहिए। चौथा जो है, उदाहरण प्रस्तुत करने हैं तो उपयुक्त माध्यम का प्रयोग। अब जो उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं, एक मन मस्तिष्क में बात ये आती है, इसको मैं क्लियर कर दूं कि उदाहरण जो है वो शाब्दिक तरीके से भी प्रस्तुत हो सकते हैं और अशाब्दिक तरीके से भी प्रस्तुत हो सकते हैं। जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं या शब्दों का प्रयोग करते हैं या वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो वह उदाहरण जाहिर सी बात है कि वह शाब्दिक होता है। और शाब्दिक में जैसे आप देखिए, मॉडल का भी प्रयोग करके हम किसी बच्चे को या क्लास के स्टूडेंट्स को समझाते हैं, या चार्ट इत्यादि भी बना के लाते हैं टीचिंग एड्स में, उसका भी प्रयोग करके हम छात्रों को किसी विषय वस्तु या तथ्य या नियम को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं या दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें आप देखिए किस माध्यम से, यानी उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु तो उपयुक्त माध्यम का प्रयोग, यानी जिस तरह की हमारी विषय वस्तु हो उसी के उपयुक्त ढंग का हमारा दृष्टांत भी होना चाहिए। यानी हम शाब्दिक माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं या अशाब्दिक माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जो माध्यम हो वो विषय वस्तु के अनुरूप हो। पांचवा, बीच में समुचित प्रश्न पूछकर जांच, यानी पांचवा घटक क्या है, इसमें यह घटक यह बताता है कि जब भी कोई टीचिंग की जाती है या दृष्टांत कौशल का भी प्लान बनाया जाता है तो उसमें बीच में प्रश्नों को पूछ कर भी ये जांच की जाती है कि वास्तव में छात्र जो है वह उदाहरणों या दृष्टांतों को समझ पा रहा है कि नहीं, या उसके लिए उदाहरण बोधगम्य है या नहीं। जाहिर सी बात है, इसका ज्ञान टीचर को तभी होगा या पृष्ठपोषण या फीडबैक तभी उसको मिलेगा जब छात्रों से प्रश्न पूछ कर वह जांच कर ले कि वास्तव में जो दृष्टांत उसने दिए हैं उसको छात्रों ने बोध कर लिया है कि नहीं, आत्मसात कर लिया है कि नहीं, या समझ लिया है कि नहीं। छठा जो है, छात्रों से उसी प्रकार के या संबंधित उदाहरण देने के लिए कहना। अब ये जो लास्ट घटक है देखिए, इसमें यह कहा जाता है कि चूंकि छात्रों को दृष्टांतों की बात पहले कर देते हैं, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए जो टीचर है वह दृष्टांत को पहले ही प्रस्तुत कर चुका होता है। तो अब छात्रों ने उसको ठीक तरह से आत्मसात किया है कि नहीं, इसको देखने के लिए कहा जाता है कि आप एक अन्य उदाहरण अपनी तरफ से प्रस्तुत करिए। यानी जो उदाहरण टीचर प्रस्तुत करता है अपने विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, अब लास्ट में वो कहता है छात्रों से कि अब आप एक दूसरा उदाहरण अपनी तरफ से प्रस्तुत करिए जो इस विषय वस्तु को या जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको स्पष्ट करने में सहायक हो या उसकी व्याख्या करने में सहायक हो। इस तरह से आप देखिए कि मुख्य 6 घटकों की बात यहाँ की जा रही है, किससे संबंधित, दृष्टांत व्याख्या कौशल से संबंधित। और इन्हीं घटकों के आधार पर हम प्लान सूक्ष्म शिक्षण योजना भी तैयार करते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण योजना जब भी आप तैयार करें
जो टेबल बनाए, जो सारणी बनाए। आप देखें कि पहले भी जो 2 वीडियो देवेंद्र सर के द्वारा पढ़े हैं, उस वीडियो का आप आप संज्ञान लेकर और जैसे जैसा मार्गदर्शन दिया गया है उसमें, उसी के अनुरूप आप लेसन प्लान बनाएंगे माइक्रो टीचिंग का, चाहे कौशल कोई भी हो। अब यहाँ चूंकि दृष्टांत व्याख्या कौशल की बात हो रही है, तो इसका एक मॉडल लेसन प्लान बनाया गया है दृष्टांत व्याख्या कौशल का। तो इसमें देखिए पहले की तरह ही दिनांक, कक्षा, विषय और अवधि आप लिखेंगे। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि माइक्रो टीचिंग में या जब किसी स्किल को इन्हेंस करने के लिए हम टीचिंग करते हैं, या कौशल की वृद्धि करने के लिए, या दक्षता का विकास करने के लिए, तो हमेशा चूंकि इसमें टाइम कम होता है, इसलिए एक बड़े प्रकरण या टॉपिक का चुनाव न करके उसका एक भाग या एक बिंदु को हम लेते हैं। इसलिए इसमें शिक्षण बिंदु के रूप में लिखा हुआ है कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। यानी जो दृष्टांत व्याख्या कौशल का हमने प्लान बनाया है, उसका शिक्षण बिंदु क्या है? कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, जिसका हमको अध्ययन करना है। अब ये टेबल आप देखिए, आप क्रम संख्या का एक कॉलम बनाएंगे, फिर छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, और लास्ट में एक कॉलम है घटक का, कंपोनेंट्स का। तो अब देखिए, चूंकि हमारा शिक्षण बिंदु क्या है? कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। बच्चों को बताना है कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल कैसे निकालना चाहिए, इसकी टीचिंग आपको करनी है। और कौशल कौन सा यूज करना है? दृष्टांत कौशल यूज करना है। तो दृष्टांत कौशल यूज करते समय हम जो प्लान बनाते हैं उसमें पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, देखिए विषय गणित का एक उदाहरण, गणित विषय का हमने एक प्लान लिया हुआ है। आप अपने विषय के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइएगा। लेकिन कौशल जो होंगे, दृष्टांत व्याख्या कौशल इसी प्रारूप में होंगे, लेकिन विषय के अनुसार आपका शिक्षण बिंदु बदल जाएगा। तो मैथमेटिक्स का एक बनाया गया है एक मॉडल। आप देखिए पहला जो पॉइंट है, इस अब छात्राध्यापक पूछता है, बच्चों से प्रश्न पूछता है, इस मॉडल में कितने पटल हैं? यानी चूंकि ये दृष्टांत व्याख्या कौशल है, तो इसमें क्या है कि एक शिक्षक जो है, छात्राध्यापक जो है, वो एक मॉडल लेके क्लास में जाता है। अगर मॉडल लेके वो जाता है, यानी दृष्टांतों के रूप में अगर मॉडल का प्रयोग करता है, मैंने पहले ही बताया कि दृष्टांत भाषागत विशाब्दिक भी हो सकते हैं और अशाब्दिक भी हो सकते हैं। तो अगर मॉडल ले जाता है तो अशाब्दिक में आता है, या कोई चार्ट ले जाता है तो वो भी अशाब्दिक में आएगा। लेकिन हम भाषागत उदाहरण प्रस्तुत करके भी अगर किसी विषय वस्तु की व्याख्या करते हैं तो वो भी दृष्टांत व्याख्या कौशल में ही आता है। तो यहाँ चूंकि मॉडल हमने आए हैं, तो इसलिए पहला प्रश्न जो हम करते हैं उस मॉडल को दिखाकर छात्रों से, इस मॉडल में कितने पटल हैं? तो छात्र उत्तर देता है इस मॉडल में 4 पटल हैं। यानी जो मॉडल लाया गया है, कमरे का एक 4 दीवारी चारों तरफ से बना के एक मॉडल दिखाया गया है कमरे का, और पूछा जा रहा है छात्र से कि इस मॉडल में कितने पटल। तो जाहिर सी बात है कि 4 पटल होंगे, 4 फलक उसके होते हैं। तो छात्र उत्तर देता है मॉडल को देखने के बाद, इस मॉडल में 4 पटल हैं। अब आप देखिए इसमें जो घटक है 1 और 3 लिखा हुआ है। तो यानी पहले क्रम संख्या 1 में जो छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया हुई, उसमें घटक कौन सा यूज किया गया है? तो 1 और 3। तो आप जरा ध्यान केंद्रित करिए 1 की तरफ, घटक 1 की तरफ। घटक 1 क्या है? सरल उदाहरणों का चयन एवं निर्माण। यानी जो मूल्यांकन करता होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, या जो पर्यवेक्षक होता है, या सहपाठी पर्यवेक्षक होता है, तो इस बात को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करता है कि इसमें किन किन घटकों का प्रयोग किया। तो पहली एक्टिविटी जो हुई है उसमें घटक 1 का प्रयोग किया गया और 3 का। तो घटक 3 देखिए क्या है? रुचिकर उदाहरणों का चयन एवं निर्माण। यानी पहला और तीसरा, सरल उदाहरणों का चयन एवं निर्माण, और रुचिकर उदाहरणों का चयन एवं निर्माण। यानी पहला और तीसरे घटक का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ घटक 1 और 3 अंकित किया गया है।
ऐसा आप स्वयं भी देखिए, आप स्वयं मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि जब मॉडल कोई दिखाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि सरल है। मॉडल दिखा के और पूछना छात्रों के लिए काफ़ी सरल हो जाता है, उसका बोध करना या उसको आत्मसात करना। मॉडल को देखकर वो ज़्यादा अच्छी तरह से उत्तर देने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए ये घटक 1 का यहाँ अंकन किया गया है कि इसका प्रयोग किया गया सरल उदाहरणों का चयन निर्माण। तो मॉडल भी एक सरल दृष्टांत है या सरल उदाहरण है जो आसानी से बोधगम्य हो सकता है। तीसरा, रुचिकर उदाहरणों का चयन और निर्माण। जाहिर सी बात है कि जब कोई मॉडल हम दिखाते हैं तो वह छात्रों के लिए भी रुचिकर होता है। छात्रों के लिए भी रुचिकर इसलिए हो जाता है कि चूंकि हमारा जो शिक्षण बिंदु है कमरे की चारदीवारी का क्षेत्रफल के बारे में बता रहे हैं, तो जब मॉडल देखता है कमरे की तरह का तो उसके लिए वह रुचिकर लगता है। और जो टीचर मॉडल का चयन करता है दृष्टांत के लिए या दृष्टांत के रूप में प्रयोग करने के लिए, वह चयन भी टीचर के लिए भी रुचिकर होता है और छात्रों के लिए भी रुचिकर हो जाता है। चौथा, ये दूसरा पॉइंट जो है, एक पटल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे। दूसरा जो छात्राध्यापक क्रिया होता है, प्रश्न करता है छात्रों से कि एक पटल का, यानी जो मॉडल दिखाता है उस मॉडल को दिखाने के बाद दूसरा एक्टिविटी क्या करता है, पूछता है छात्रों से एक पटल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे। यानी उसमें जो एक फलक है, एक सिरा है, एक साइड है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे छात्रों से छात्राध्यापक पूछता है। छात्र उत्तर देते हैं इस पटल की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करेंगे। जाहिर सी बात है क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होगी, इसीलिए छात्र उत्तर दे देते हैं कि इस पटल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। और इसमें इस सेकेंड एक्टिविटी में घटक कौन कौन से प्रयुक्त हो रहे हैं, 2, 3 और 4। दूसरा घटक देखिए, दूसरा है क्या, विचारों एवं संप्रत्ययों से संबद्ध उदाहरण का प्रयोग। तीसरा क्या है, रुचिकर उदाहरणों का चयन एवं निर्माण। और चौथा क्या है, उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु उपयुक्त माध्यम का प्रयोग। यानी इन तीनों घटकों का प्रयोग दूसरे एक्टिविटी में किया जा रहा है। दूसरा एक्टिविटी क्या है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, किसके द्वारा, छात्राध्यापक के द्वारा। किससे पूछा जा रहा है, छात्रों से। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक पटल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, तो छात्र उत्तर देते हैं इस पटल की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करेंगे। अब जो है 2, 3, 4 घटक प्रयुक्त होने के बाद तीसरी एक्टिविटी होती है। तीसरी एक्टिविटी छात्राध्यापक क्या करता है, छात्राध्यापक प्रश्न पूछता है। देखिए आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखित है ये, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब इसी से संबद्ध एक तीसरा प्रश्न करता है कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब छात्र उसका उत्तर देते हैं। तीसरा, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। छात्र बताते हैं कि जो एक फलक है, जो मॉडल वो दिखाता है कमरे का, उसमें एक साइड का क्षेत्रफल निकालने के लिए छात्र क्या उत्तर देते हैं, जो चूंकि आयत की आकृति का एक फलक होता है इसलिए छात्र उत्तर देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसमें घटक कौन सा प्रयोग हो रहा है, पांचवा घटक देखिए, यहाँ ध्यान केंद्रित करिए। बीच में समुचित प्रश्न पूछकर जांच करना। यानी आपको यह घटक बता रहा है कि बीच में जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें प्रश्न पूछकर जांच की जा रही है या नहीं। तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया है जांच करने के लिए कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो छात्र उत्तर देते हैं आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई के सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं। यानी पांचवें घटक का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, बीच में समुचित प्रश्न पूछकर जांच की जा रही है। अब चौथा पॉइंट है, अपनी कक्षा की दीवारों को देखकर बताओ कि कौन कौन से क्षेत्र मतलब दीवार से मतलब है बराबर हैं। अब उस मॉडल में ये दिखाकर ये पूछा जा रहा है कि वो
ये मॉडल किसका है, उनकी कक्षा का है। तो दीवारों को देखकर उनसे कहा जा रहा है कि अपनी कक्षा की दीवारों को देखकर ये बताइए कि कौन कौन से क्षेत्र या मतलब दीवार आपस में बराबर है। तो छात्र उत्तर देता है। चौथा देखिए एक एक्टिविटी, आमने सामने के क्षेत्र बराबर है। जाहिर सी बात है, उसकी आकृति आयताकार है एक साइड की, तो छात्र क्या बताएंगे, आयत का भी ये गुण होता है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसीलिए छात्र उत्तर देते हैं कि आमने सामने के क्षेत्र बराबर हैं। और घटक कौन कौन सा प्रयोग हो रहा है, 1 2 3। आप 1 2 3 घटक पुनः अपना ध्यान केंद्रित करिए। पहला यहाँ घटक है, दूसरा और ये तीसरा। यानी इस चौथी एक्टिविटी में पहला, दूसरा और तीसरा घटक का प्रयोग किया जा रहा है। पांचवी एक्टिविटी क्या है, यह मॉडल किस आकृति का है। अब जो छात्राध्यापक है छात्रों से पूछता है मॉडल दिखाकर कि यह मॉडल का किस आकृति का है, इसका आकार क्या है। तो छात्र उत्तर देते हैं मॉडल आयत है, यानी यह मॉडल आयत की आकृति से मिलता जुलता है। और इसमें घटक प्रयोग हो रहे हैं दूसरे नंबर, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। यहाँ देख आप ध्यान केंद्रित करके जान सकते हैं, दूसरा घटक यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है। अब पांचवा, इसी क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, यह मॉडल किस आकृति का है। उत्तर मिलता है मॉडल आयत की आकृति का है। छठा क्या है, इस आयत में लंबाई और चौड़ाई कितनी बार सम्मिलित है। अब जो मॉडल है, चूंकि चार दीवारी के क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो जब प्रश्न पूछता है टीचर कि इस आयत में लंबाई और चौड़ाई कितनी बार सम्मिलित है, तो छात्र उत्तर देता है कि इसमें इस आकृति में लंबाई और चौड़ाई 2 बार सम्मिलित है। यानी लंबाई भी 2 बार है और चौड़ाई भी 2 बार है। सातवां है, इस आयत की चौड़ाई किसके बराबर है। उत्तर मिलता है इस आयत की चौड़ाई कमरे की ऊंचाई के बराबर है। यानी चौड़ाई की जब बात करते हैं तो कमरे की ऊंचाई को दृष्टि में रखकर छात्र उत्तर देता है। आठवां एक्टिविटी, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ। अब जब छात्राध्यापक छात्रों से पूछता है, आठवीं एक्टिविटी करता है तो पूछता है, तो छात्र उत्तर देते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी मल्टीप्लाई करके और 2 से गुणा करके बताता है कि इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। नौवां है, ऐसा मॉडल तुम्हें और कहाँ देखने को मिलता है। अब लास्ट में जो छात्राध्यापक है वो छात्र से पूछता है कि जो मॉडल हमने दिखाया है इससे मिलता जुलता जो है मॉडल तुम्हें और कहाँ देखने को मिलता है। यानी अपने व्यवहारिक जीवन, अपने मन मस्तिष्क में विचार करके छात्र अब उत्तर देगा, उसी आकृति से मिलता जुलता जो मॉडल है उससे मिलता जुलता उत्तर देगा। तो छात्र उत्तर क्या देता है, ऐसा मॉडल डिब्बों के रूप में देखने को मिलता है। तब छात्र यह बताता है अपने उत्तर में कि जो मॉडल आपने दिखाया, यानी टीचर ने दिखाया, छात्र अध्यापक ने दिखाया, वह उस मॉडल से मिलती जुलती आकृति डिब्बों की होती है। तो आप देखिए यहाँ घटक जो प्रयोग किया गया है, छठा प्रयोग किया गया है। यानी छठा घटक क्या है, छात्रों से उसी प्रकार के या संबंधित उदाहरण देने के लिए कहना। यानी लास्ट में यह ध्यान रखते हैं कि छात्रों से जैसा उदाहरण या दृष्टांत प्रयोग किया गया, जैसे यहाँ दृष्टांत क्या प्रयोग किया गया है, यहाँ एक चारदीवारी के आकार का मॉडल बना के लाया गया है, या कमरे की चारदीवारी का एक मॉडल बना के लाया गया है। तो छात्रों से उसी प्रकार के या संबंधित उदाहरण देने के लिए कहना। अब छात्रों से ये पूछा गया है लास्ट में कि ऐसा मॉडल तुम्हें और कहाँ देखने को मिलता है। यानी अब छात्रों से कहा, ये जानना जा रहा है कि आप बताइए कि इसी तरह का मॉडल और आपको कहाँ देखने को मिलता है। यानी छात्रों से उसी प्रकार के या संबंधित उदाहरण देने के लिए कहना। तब छात्र उत्तर देते हैं ऐसा मॉडल डिब्बों के रूप में देखने को मिलता है। तो यानी ये घटक भी, छठा घटक यहाँ सेटिस्फाई होता है, इसलिए यहाँ 6 नंबर अंकित किया गया है। तो हमेशा ध्यान रखिए
कि जो भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं या नौवीं एक्टिविटी की गई, सबके प्रत्युत्तर में छात्रों ने जो क्रिया किया उसको छात्र क्रिया में लिखते हैं, और जिन जिन घटकों का इन क्रियाओं में प्रयोग होता है उनके सामने उन घटकों को अंकित करते हैं। घटक आपको पहले ही से ऊपर दिए हुए हैं, दृष्टांत व्याख्या कौशल के प्रमुख घटक, इनकी नंबरिंग लिखी जाती है। यहाँ इस कॉलम में केवल इनका नंबर अंकित किया जाता है जिन घटकों का प्रयोग हम अपने टीचिंग एक्टिविटी में करते हैं। यहाँ जो माइक्रो टीचिंग एक्टिविटी हो रही है किस कौशल पे आधारित है? दृष्टांत व्याख्या कौशल पर आधारित है। अब इसी जो माइक्रो टीचिंग का ये जो लेसन प्लान है दृष्टांत कौशल पे आधारित, इसका हम मूल्यांकन प्रपत्र या रेटिंग स्केल के द्वारा कैसे एक टेबल बनाते हैं कॉपी पे, और कैसे घटकों के अकॉर्डिंग उसका मूल्यांकन प्रपत्र भरते हैं, उसका एक प्रारूप हम आपको आगे जल्द ही बता रहे हैं। आप अपना ध्यान केंद्रित किए रहिएगा। छात्रों, ये जो आप देख रहे हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, मैंने जिक्र किया आपसे कि मूल्यांकन प्रपत्र रेटिंग स्केल के रूप में कैसे लिखते हैं कॉपी पे और कैसे इसको हम समझते हैं, दोनों बातें होंगी। तो आप देखिए, निरीक्षण अनुसूची एवं रेटिंग स्केल, ये दृष्टांत व्याख्या कौशल का निरीक्षण अनुसूची एवं रेटिंग स्केल का चार्ट कैसे बनेगा, ये आप देखिए। इसमें जो निरीक्षण जो होता है वह रेटिंग स्केल के अनुसार होता है। रेटिंग स्केल बताता क्या है? रेटिंग स्केल हमेशा किसी गुण या विशेषताओं के मात्रा को बताता है, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी तथ्य या विचार में उपस्थित जो गुण या विशेषताएं होती हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, उनकी तीव्रता कितनी होती है, उनकी मात्रा कितनी होती है, इसको रेटिंग स्केल बताता है। तो हमेशा रेटिंग स्केल या तो 3 पॉइंट होता है, या 5 पॉइंट होता है, या 7 पॉइंट होता है। तो आप 3 पॉइंट भी बना सकते हैं, 5 पॉइंट भी बना सकते हैं, 7 पॉइंट भी बना सकते हैं। याद देखिए, जो रेटिंग स्केल है वो 7 पॉइंट स्केल पे है, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 से लेकर 6 तक है, यानी ये 7 पॉइंट रेटिंग स्केल है। और जो दृष्टांत व्याख्या कौशल है, इसमें मैंने पहले ही जिक्र किया था कि जब भी हम कोई माइक्रो प्लान बनाते हैं, माइक्रो टीचिंग प्लान, कौशल चाहे जो भी हो, हमेशा उसके घटकों के अकॉर्डिंग ही टीचिंग करते हैं, और हम उसका मूल्यांकन भी घटकों के परिप्रेक्ष्य में ही करते हैं। तो इसलिए आप देखिए, जो इसमें तालिका बनी है, इसमें क्रम संख्या है, व्यवहार घटक है और रेटिंग स्केल है। ये न्यूनतम से अधिकतम की तरफ ये संख्या बढ़ रही है, यानी न्यूनतम लेफ्ट साइड में आप देखिए, यहाँ 0 से न्यूनतम होगा, यानी नगण्य जहाँ होगा 0 लगाएंगे, या अनुपस्थित होगा 0 लगाएंगे, और ऐसे बढ़ते हुए क्रम में ये 6 तक गया है। तो न्यूनतम से अधिकतम की तरफ यह टेंड्स करता है, बढ़ता है। अब देखिए, जो पहला जब मूल्यांकन जो करता है सहपाठी पर्यवेक्षक, वह क्या देखता है? वह देखता है कि जो टीचिंग उसका जो साथ का जो छात्राध्यापक कर रहा है, उसने पहले घटक का प्रयोग किया या नहीं, अगर किया है तो किस इंटेंसिटी में किया है, किस मात्रा में किया है, या दूसरे घटक का प्रयोग उसने किया है कि नहीं किया है, अगर किया है तो किस मात्रा में किया है। तो इसी तरह से 1 से लेकर 7 घटकों की बात यहाँ अंकित की गई है, और सहपाठी पर्यवेक्षक जो है वह देखता है कि इन घटकों के परिप्रेक्ष्य में उसके टीचिंग प्रोसेस में किस इंटेंसिटी में वह प्रयोग किया गया है, उसी के अनुसार वह रेटिंग करता है, उसका मूल्यांकन करता है। जैसे पहला घटक क्या है? सरल उदाहरणों का चयन एवं निर्माण किया गया। वह पहला घटक देखता है कि वास्तव में जो टीचर है या जो छात्राध्यापक है, वह जो दृष्टांत लेता है, जो उदाहरण लेता है अपने विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए या व्याख्या करने के लिए,
उसमें सरल उदाहरणों का उसने चयन या निर्माण किया है कि नहीं। अगर उसको लगता है कि सरल उदाहरणों का चयन नहीं किया, कई बार हम जो उदाहरण लेते हैं, जो दृष्टांत लेते हैं, छात्रों की दृष्टि से वह बोधगम्य नहीं होता, कठिन होता है, उसको वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारा उदाहरण किस विषय वस्तु को स्पष्ट कर रहा है या किस उद्देश्य से संबंधित है। तो जब वो बोध नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन उदाहरणों को हम कठिन मानकर चलते हैं छात्रों के दृष्टिकोण से। तो हम अगर ऐसा चयन नहीं किया गया है दृष्टांत का, या ऐसा निर्माण नहीं किया गया है दृष्टांत या उदाहरण का, तो हम 0 पे सर्किल कर सकते हैं। अगर टीचिंग प्लान में ऐसा लगता है कि सरल उदाहरणों का प्रयोग या निर्माण काफ़ी अच्छी मात्रा में किया गया है, काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है, तो जैसे यहाँ 5 पे सर्किल कर दिया गया है, यानी न्यूनतम से अधिकतम की तरफ जाते हैं तो 5 नंबर पे जाके हम सर्किल कर देते हैं। यानी जो पर्यवेक्षक या मूल्यांकन करता है, सहपाठी पर्यवेक्षक, वह यह समझता है कि पहला जो घटक है उसका अधिकतम से कुछ कम ही प्रयोग किया गया है, अधिकतम न करके उससे थोड़ा सा एक स्टेप नीचे वो 5 पॉइंट को वो सर्किल कर देता है। यानी उसका मूल्यांकन क्या है, रेटिंग स्केल पे 5 पॉइंट के बराबर है। अब दूसरा, विचारों एवं संप्रत्ययों से संबद्ध उदाहरणों का प्रयोग किया गया। अब जो सहपाठी पर्यवेक्षक है देखता है कि जो छात्राध्यापक टीचिंग कर रहा है वह जो उदाहरण या दृष्टांत का प्रयोग कर रहा है, जैसे आज के स्किल में मॉडल दिखाया गया कमरे का, चारदीवारी का, तो जो मॉडल दिखाया गया वह जो हमारा चारदीवारी का क्षेत्रफल निकालने का जो प्रकरण था उससे संबद्ध है कि नहीं। अगर उससे संबद्ध मॉडल या चित्र लगता है या कोई उदाहरण भी दिया जाता है उसके सामने, अगर उससे संबद्ध है तो हम रेटिंग स्केल पे जितनी मात्रा में सेटिस्फाई रहते हैं, जितने स्तर तक हम सेटिस्फाई रहते हैं या जो सहपाठी पर्यवेक्षक सेटिस्फाई रहता है, उसको अपने अनुसार वह सर्किल कर देता है। अगर प्रयोग नहीं किया गया हो तो 0 को सर्किल करेगा, अगर कुछ अधिक किया गया तो 1, 2, 3, अगर लगता है कि नहीं इससे भी अधिक तो 4 को सर्किल कर देगा। तो यानी घटक के परिप्रेक्ष्य में टीचिंग प्रोसेस को देखा जाता है कि किसी विशिष्ट घटक के सापेक्ष उसका प्रयोग किया जाने वाला मात्रा क्या है। तीसरा, रुचिकर उदाहरणों का चयन और निर्माण किया गया कि नहीं। अगर सहपाठी पर्यवेक्षक को लगता है कि रुचिकर उदाहरणों का चयन और निर्माण किया गया है, तब वह यह विचार करता है कि कितनी मात्रा में किया गया है, तब उसके आधार पर वह इसमें सर्किल करता है। जैसे मान लीजिए उसको लगता है कि उपयुक्त माध्यम का चयन नहीं किया गया तो 0 पे कर देता है। अगर उसको लगता है कि उदाहरण देने के लिए उपयुक्त माध्यम का चयन नहीं किया गया है तो 0 पे कर देता है, मतलब बिल्कुल अनुपस्थित है। अब ऐसे पांचवा, जैसे बीच बीच में समुचित प्रश्न पूछकर छात्रों के समझ की जांच की गई। अब इस घटक के परिप्रेक्ष्य में या सापेक्ष सहपाठी पर्यवेक्षक यह देखता है कि टीचिंग प्रोसेस के बीच में प्रश्न पूछकर छात्रों की समझ की जांच की गई या नहीं की गई, अगर की गई तो कितनी मात्रा में की गई। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब वो सोचता है, मूल्यांकन करता है, देखता है, तो वह उसके अनुसार रेटिंग स्केल पे सर्किल बनाता है। जैसे मान लीजिए उसको ये लगा सहपाठी पर्यवेक्षक को कि इसका प्रयोग काफी मात्रा में किया गया है या संतोषजनक ढंग से किया गया है, सामान्य से अधिक किया गया है, तो जैसे वो 5 पे सर्किल करता है। तो इसी तरह से प्रत्येक घटक चाहे 7वां हो या 6ठा हो, यानी 1 से लेकर 7 तक जो भी घटक हैं उसके सापेक्ष सहपाठी पर्यवेक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरते समय यह विचार करता है और देखता है कि जो छात्राध्यापक है अपनी एक्टिविटी में उन घटकों का प्रयोग करता है कि नहीं करता है, सबसे पहले यह देखता है। उसके बाद अगर करता है तो कितनी मात्रा में करता है, तो कितनी मात्रा में करता है तब वो 0 से आगे कोई रेटिंग देता है।
यानी उसकी मात्रा 1 से अधिक है, 2 से अधिक है, 3 से अधिक है, यानी उसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी अकॉर्डिंग वह उस नंबर को, जो रेटिंग स्केल का कॉलम है, उस नंबर को सर्किल कर देता है। तो ये देखिए, ये जो निरीक्षण अनुसूची या रेटिंग स्केल है दृष्टांत व्याख्या कौशल से संबंधित, उसका एक प्रारूप आपके व्हाइट बोर्ड पर अंकित किया गया है, अभिलिखित किया गया है। आप इसको अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से साफ साफ स्वच्छ स्पष्ट शब्दों में लिख लेंगे। और साथ ही साथ ये जो वीडियो जो बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य यह भी है कि आप कॉपी पे व्हाइट बोर्ड पे जो मैटर अंकित हैं उसको तो लिख लेंगे जूम करके, लेकिन साथ साथ आप समझ भी सकें कि वास्तव में ये जो स्किल है, यह जब इम्प्लीमेंट की जाती है, जब इसकी टीचिंग की जाती है 6 या 7 मिनट 5 मिनट जो भी प्लान में हम निर्धारित करते हैं, उस विशिष्ट समय में हमने उन घटकों का प्रयोग किया है कि नहीं, तो समझना भी आवश्यक है। केवल लिखना आवश्यक नहीं है, बल्कि हम क्या लिख रहे हैं इसको समझना भी आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो मतलब आपको लिखित रूप में भी और विजुअल भी और ऑडियो, ये तीनों माध्यमों के द्वारा आपको विषय वस्तु प्रस्तुत की जा रही है, जिससे कि आप आसानी से अपने प्रैक्टिकम की कॉपी तैयार कर सकें। कॉपी के संबंध में देवेंद्र सर ने पहले ही वीडियो में आपको मार्गनिर्देशित कर दिया है कि कॉपी किस तरह की लेंगे। एक कवर पेज आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उस कवर पेज को आप फ्रंट पेज पे लगा लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल कर, और सभी छात्राध्यापक जो भी कॉपी बनाएंगे उनके कवर पेज और मैटर में एकरूपता रहेगी। तो आप, मुझे उम्मीद है कि जो पूर्व में वीडियो पढ़े हुए हैं ईपीसी 1 के संदर्भ में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्राध्यापकों के लिए, और जो आज दृष्टांत कौशल का वीडियो निर्मित किया गया है, इसका विस्तृत अवलोकन कर, गहन समीक्षा कर आप इस कौशल के विषय में अपनी समझ विकसित कर सकेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है और ऐसा हम उम्मीद भी आपसे करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः शुभकामनाएं देते हुए हम विराम देते हैं। धन्यवाद।